welcome back to my YouTube channel. So in this particular video I will start to the second chapter from physical education class 11th book. तो चैप्टर का टाइटल है हमारा चैप्टर नंबर 2 का भारतीय ओलंपिक संघ, जो कि ये वीडियो हिंदी मीडियम पर ही बेस्ड रहेगी। तो अगर आपका मीडियम हिंदी है तो आपके लिए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड मैं आपको बता दूँ ये जो 2.1, 2.2 एंड 2.3 और 2.4 ये चारों टॉपिक हैं जो हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं, और मैं कोशिश करूँगी हमारी जो एक वीडियो में ही कंप्लीट हो जाए चैप्टर अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड मैं आपको बता दूं जो 2 पॉइंट मतलब जो ये वाला बैच होगा ना, यानी कि इस साल का जो बैच होगा 2021 टू 2021 सेशन वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए थोड़ा सा चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स हैं जो रिड्यूस हुए हैं, यानी कि डिलीट हो गए हैं। वो मैं आपको बता देती हूँ कौन से हैं। तो 2.1 का जो ये वाला टॉपिक है, ओलंपिक तो आएगा इस साल, लेकिन जो पैरा ओलंपिक और विशेष ओलंपिक है ये दोनों रिड्यूस हो गए हैं। ये दोनों आपके पेपर में नहीं आएंगे, इससे एक भी क्वेश्चन। तो आपको पढ़ना है 2.1 का सिर्फ ओलंपिक, और 2.2 का पूरा पढ़ना है, और 2.3 और 2.4 का भी पूरा पढ़ना है। बस आपका 2.1 से पैरा ओलंपिक और विशेष ओलंपिक डिलीट हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2.1 का जो ओलंपिक है उसके बारे में समझते हैं वो होता क्या है। तो अब बात करते हैं 2.1 जो कि हमारा है ओलंपिक। ओलंपिक होते क्या है, तो यहाँ पर क्या लिखा है ऊपर हेडिंग में 2.1 की, ओलंपिक प्रतीक, आदर्श, उद्देश्य और मूल्य। बेसिकली इसका मतलब है एंशियंट ओलंपिक गेम को हम कहते हैं प्राचीन ओलंपिक गेम, जो कि प्राचीन जो पुराने होते हैं, ठीक है, जो पुराने समय से चले आ रहे हैं उसके बारे में समझते हैं कि जो ओलंपिक है वो पुराने ज़माने से चला आ रहा है, और वो किसने स्टार्टिंग करी थी, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई ओलंपिक के जो आजकल चल रहे हैं। तो मतलब किस तरीके से संभव हो पाया कि हम आज ओलंपिक को खेल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ओलंपिक के बारे में, ओलंपिक क्या होता है और ये कब स्टार्ट हुए। तो सबसे फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, सबसे फर्स्ट पैरा में, प्राचीन समय में लगभग 776 ईसा पूर्व यानी ग्रीस में ओलंपिया नाम की एक जगह पर ईश्वर जियोस की याद में धार्मिक उत्सव मनाते थे, जिसमें सभी ग्रीसवासी एक जगह एकत्रित होकर अपनी एकता और प्रतिभा का प्रदर्शन करते थे। बेसिकली क्या लिखा है इस पैरा में, इसमें ये लिखा है कि जो प्राचीन समय, जो पुराना टाइम था, जो पुराना समय था, उसमें क्या होता था, उसमें लगभग इस डेट के अंदर यानी कि 776 ईसा पूर्व में, ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी। पुराने ज़माने में जब 776 ईसा पूर्व का समय था, जब ग्रीस एक जगह है, ग्रीस क्या है, एक जगह का नाम है, ग्रीस में एक ओलंपिया नाम की जगह थी, ठीक है, ग्रीस एक जगह का नाम है, और जिसमें ग्रीस के अंदर एक जगह थी जिसका नाम था ओलंपिया। तो ग्रीस में एक जगह जिसका नाम ओलंपिया था, वहाँ पर ईश्वर जियोस की याद में धार्मिक उत्सव मनाते थे लोग, यानी कि जो क्रिश्चियन होते हैं ना, क्रिश्चियन जो लोग होते हैं, तो जो क्रिश्चियन होते हैं वो अपने गॉड मानते हैं जियोस को। आपने सुना होगा क्रिश्चियन अपना गॉड किसको मानते हैं, ईश्वर जियोस, यानी कि वो कहते हैं हमारे जियोस जो हैं वो गॉड हैं। तो वो अपने गॉड जियोस की याद में उनको याद करते हुए वो एक धार्मिक उत्सव मनाते थे, यानी कि फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते थे। फेस्टिवल सेलिब्रेशन होता था, यानी कि सारे लोग फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते थे। और किस तरीके से सेलिब्रेट करते थे वो ग्रीस में पूरा जो ग्रीस है वो एक जगह एकत्रित हो जाता था, इकट्ठा हो जाता था। वो थी ओलंपिया नाम की जगह में इकट्ठा हो जाते थे वो सभी लोग। तो वो जो भी जिनको भी सेलिब्रेशन करना होता था अपने गॉड जियोस की याद में, तो वो अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करने ओलंपिया नाम की जगह में इकट्ठा हो जाते थे, जिसमें जो भी सभी ग्रीसवासी हैं वो एक जगह एकत्रित होकर, इकट्ठा होकर अपनी एकता का, अपनी यूनिटी का, और हम कहते हैं अपनी मतलब प्रदर्शन करते थे। वो अपना सेलिब्रेट करते थे फेस्टिवल को, और अपनी एकता का और प्रतिभा का प्रदर्शन भी करते थे। आई होप आप समझ गए होंगे इतना। अब नेक्स्ट पैरा में, इन खेलों का पुनर्प्रवर्तन का श्रेय फ्रांस की पैरी कॉबर्टिन को जाता है। इनके कठोर परिश्रम की वजह से आधुनिक ओलंपिक संभव हो सके, इसलिए इन्हें आधुनिक ओलंपिक खेलों का जन्मदाता भी कहा जाता है, ठीक है। तो इतना समझते हैं। अब इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि इन खेलों जो ओलंपिक खेल होते हैं इनकी जो स्टार्टिंग है ना वो किसने करी है, इनके स्टार्टिंग का जो सारा श्रेय जाता है, सारा हम कह सकते हैं सारा प्रॉफिट और जो सारा क्रेडिट जाता है, क्रेडिट किसको जाता है, फ्रांस के पैरी कॉबर्टिन को इसका इन ओलंपिक खेलों का सारा क्रेडिट और सारा जो श्रेय होता है वो इनको जाता है। ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा, पैरी कॉबर्टिन। अब इन्होंने इतना ज़्यादा कठोर परिश्रम किया, इन्होंने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया, इतनी मेहनत करी कि इनकी वजह से ही आधुनिक ओलंपिक संभव हो सके, यानी जो आजकल ओलंपिक चल रहे हैं गेम्स, ओलंपिक गेम्स, इनकी ही वजह से आज हम खेल पाते हैं, ठीक है। जो ओलंपिक गेम आजकल हो पाते हैं वो सिर्फ इनके ही मेहनत की वजह से, सारा जो क्रेडिट है वो इनको ही जाता है। इन्होंने इतना मेहनत की थी इसको स्टार्ट करने में, जब इनकी वजह से ये आधुनिक ओलंपिक संभव हो सके, इसकी स्टार्टिंग हो सकी पैरी कॉबर्टिन की वजह से।
अब यहाँ पर लिखा है इसलिए इन्हें, हाँ इसलिए क्या है, इनको क्या कहा जाता है, इनको ओलंपिक खेलों का जन्मदाता भी कहा जाता है कि ओलंपिक खेलों का जन्म इन्होंने दिया, यानी कि स्टार्टिंग भी इन्होंने की है, तो इसलिए कहा जाता है कि जो पैराबैडी कबड्डी ने ये जन्मदाता हैं ओलंपिक खेलों के। अब नेक्स्ट लाइन में है, सन 1896 में एथेंस ग्रीस में पहली बार आधुनिक ओलंपिक आयोजित कराए गए, यानी कि ग्रीस में एक जगह है एथेंस का, एथेंस, और जो ग्रीस में एथेंस नाम की जगह है उसमें पहली बार आधुनिक ओलंपिक आयोजित कराए गए, यानी कि सबसे पहली बार ओलंपिक की स्टार्टिंग हुई, ठीक है। और सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक कहाँ स्टार्ट कराए गए, ग्रीस में, ग्रीस की कहाँ पर, एथेंस में, और कब स्टार्ट कराया गया, 1896 में, ठीक है। आप समझ गए होंगे सबसे पहली बार कहाँ हुए, ग्रीस के एथेंस में 1896 में। तब अब हर 4 साल बाद इन खेलों का आयोजन होता है, यानी कि अब ओलंपिक खेल हर साल नहीं खेले जाते, हर 4 साल बाद इसका आयोजन होता है। यानी जैसे 2020 में ओलंपिक होने थे, अब जैसे 2020 में अगर ओलंपिक होते, क्यों नहीं हो पाए 2020 में, क्योंकि कोविड की वजह से, कोरोना आ गया था, इस वजह से नहीं हो पाए, वो पोस्टपोन्ड हो गए थे। तो अब क्या हुआ, 2020 में अगर हो जाते ओलंपिक तो अब फिर नेक्स्ट ईयर कब होते हैं, 2024 में होते हैं, यानी कि हर 4 साल बाद, जैसे लीप ईयर आते हैं ना हर 4 साल बाद, इसी तरीके से ओलंपिक भी हर साल नहीं होते, हर 4 साल बाद खेले जाते हैं, ठीक है। अगले ओलंपिक, अब देखो ये अगले ओलंपिक की बात कर रहे हैं, बुक ये पहले की छपी हुई है, पब्लिश पहले की हुई है, तो इसमें लिखा हुआ है अगले ओलंपिक 2020 में टोक्यो यानी जापान जो है उसमें निर्धारित हुए हैं, यानी कि अगले ओलंपिक जो हैं वो 2020 में होने थे। मैंने आपको जैसे अभी बताया कहाँ पर होने थे, जापान में एक जगह है टोक्यो, वहाँ पर होने थे 2020 में, लेकिन नहीं हो पाए, क्यों नहीं हो पाए, कोविड की वजह से नहीं हो पाए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा 2.2, जिसमें है ओलंपिक प्रतीक, आदर्श और मूल्य, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है ओलंपिक प्रतीक के बारे में, फिर आदर्श और मूल्य के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो ओलंपिक प्रतीक में क्या है, यानी कि ओलंपिक सिंबल, प्रतीक किसे कहते हैं, सिंबल को। तो ओलंपिक का सिंबल के बारे में जान लेते हैं, ओलंपिक का जो सिंबल है या लोगो कह दो या किस तरीके का है, ठीक है। तो बिरेन पैरेडी कॉबर्टिन द्वारा रचित और डिज़ाइन किया हुआ एक प्रतीक है, यानी कि एक सिंबल जो है ओलंपिक का जो सिंबल है ना, जो आपको नीचे दिख भी रहा होगा, ये 5 छल्लों वाला, यानी कि 5 रिंग जिसमें है, अलग अलग कलर के, हर एक रिंग अलग अलग कलर का है। तो ये जो डिज़ाइन किया था इसका जो सिंबल है ओलंपिक का सिंबल, वो किसने डिज़ाइन किया था, किसने बनाया था, उसने ही बनाया था जिसने ओलंपिक को बनाया था। हमने अभी ऊपर पढ़ा पैरेडी कॉबर्टिन ने ओलंपिक की स्टार्टिंग करी थी, उनको ही इसका जन्मदाता भी कहा जाता है। तो इन्होंने ही इसको डिज़ाइन भी किया था, यानी ओलंपिक उन्होंने बनाया तो इसका सिंबल भी उन्होंने ही रचित किया, उन्होंने ही इस सिंबल को डिज़ाइन किया, पैरेडी कॉबर्टिन ने। ये सफ़ेद सिल्क के कपड़े पर बने 5 वृत्त छल्ले हैं, यानी कि ओलंपिक सिंबल जो होता है वो किस तरीके का होता है, सफ़ेद सिल्क का एक कपड़ा होता है, सिल्क यानी कि बहुत जो फिसलने वाला कपड़ा होता है ना, उसको कहते हैं सिल्क, और वाइट कलर का जो सिल्क का कपड़ा होता है उस पर 5 छल्ले बने रहते हैं, ठीक है, जो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। छल्ले आपको नीचे दिख भी रहा होगा, आपस में एक दूसरे से ये छल्ले जो हैं जुड़े रहते हैं, अटैच रहते हैं, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, ठीक है। तो उन्होंने किस चीज़ पे ये सिंबल बनाया था ओलंपिक का, एक वाइट कलर का सिल्क का कपड़ा लिया था जिसमें 5 छल्ले बनाए थे जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये 5 रंग के अलग अलग, ये 5 रंग के थे, यानी कि हर किसी में हर छल्ले का अलग कलर था। ये 5 रंग के छल्ले 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो 5 रंग के छल्ले हैं ना, वो किस तरीके से बनाए उन्होंने, ये इस तरीके से बनाए कि ये जो 5 रंग के छल्ले हैं, ये हर एक छल्ला 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करता है। जैसे कि और सारे संसार से आने वाले जो खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक में भाग लेते हैं, वो ये जो छल्ला है ये नीला, काला, लाल, पीला और हरे रंग के होते हैं। यानी कि इस छल्ले के कलर क्या होते हैं, सबसे फर्स्ट कलर होता है नीला, सेकंड होता है फिर काला, मतलब ऊपर वाले जो होते हैं वो काला होता है, फिर ऊपर लाल होता है, फिर जो नीचे वाले 2 बचे रहते हैं वो एक पीला होता है और फिर सेकंड जो है नीचे वाला वो हरे रंग का होता है। तो ये 5 रंग के छल्ले होते हैं। और जो सारे संसार, अब ये अलग अलग कलर के क्यों बनाए, क्योंकि ये 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित कर रहा है। और ओलंपिक में क्या होता है, सारी दुनिया के यानी कि पूरे संसार के खिलाड़ी आ जाते हैं, जो भी इसमें भाग ले रहा है, किसी भी जगह का हो सकता है, किसी भी कंट्री का हो सकता है वो, इसलिए इस तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है ताकि इसमें हर कोई आ सके। और सिंबल इस तरीके का होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड को वो कर रहा है, इसलिए 5 महाद्वीप इसमें आ गए हैं छल्ले के अंदर। 5 महाद्वीपों को ये प्रदर्शित करता है ये छल्ला, जो क्रमशः अमेरिका, 5 महाद्वीप कौन कौन से, अमेरिका,
अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और यूरोप, यही तो 5 महाद्वीप हैं। अब जैसे देखो, अमेरिका का जो हो गया वो नीला वाला है, अफ्रीका का काला वाला, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का लाल वाला, और एशिया का ये पीला वाला, और यूरोप का जो है वो हरा वाला। तो ये 5 कंट्री के नाम है, ये आप याद रखिएगा, इनके कलर और इनके नेम, ताकि किसी भी कंट्री से, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अमेरिका, किसी भी कंट्री से खिलाड़ी प्लेयर खेलने आ जाए ओलंपिक, तो उसको ऐसा ना लगे कि ये हमारे कंट्री का नहीं है। ये मतलब सारे संसार के हिसाब से उन्होंने, पैराबैडी कोबर्टिन ने उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि इसमें कोई भी प्लेयर खेलने आ जाए तो उसको अलग सा ना लगे, उसको ऐसा ही लगे कि हाँ ये सबका है। यानी कि जो ओलंपिक गेम होते हैं वो सारे कंट्री में होते हैं, और कोई भी प्लेयर इसको आ जाए तो उसको सही लगे कि हाँ इसका जो डिज़ाइन है, इसका जो छल्ला जो है वो हर 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित भी कर रहा है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब बात करते हैं ओलंपिक मोटो के बारे में कि ओलंपिक मोटो क्या होता है। तो ओलंपिक मोटो जो है वो लैटिन के 3 शब्दों से बना है, यानी कि जो लैटिन भाषा होती है उसी के 3 शब्दों से मिलकर, 3 वर्ड्स से मिलकर ये ओलंपिक मोटो बना हुआ है। अब 3 वर्ड्स कौन कौन से, एक है सिटियस, और सेकंड है अल्टियस, और थर्ड है फर्टियस। तो ये आपको तीनों वर्ड याद रखना है। सर्टियस का मीनिंग होता है तेज़ दौड़ना, और अल्टियस का मीनिंग होता है ऊंचा कूदना, और फर्टियस का मीनिंग होता है तेज़ फेंकना। तो ओलंपिक में जो गेम होते हैं उसमें भी तेज़ दौड़ना, ऊंचा कूदना और तेज़ फेंकना पड़ता है। तो उसी हिसाब से ये 3 वर्ड से मिलकर बना है, सिटियस, अल्टियस और फर्टियस, जिसका मतलब तेज़ दौड़ना, ऊंचा कूदना और तेज़ फेंकना होता है। ये आप याद रखिएगा, 1 वर्ड में आ सकता है। अब नीचे है ओलंपिक आदर्श, यानी कि ओलंपिक का आदर्श किस को माना जाता है, या फिर ओलंपिक आदर्श क्या है, ओलंपिक आइडियल। ठीक है, तो ओलंपिक खेलों में जीतना उतना ही आवश्यक नहीं है जितना आवश्यक है भाग लेना। अच्छा, ओलंपिक खेल में जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, पार्टिसिपेट करना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जीत के ही आए। ओलंपिक खेलों में जीतना उतना ज़रूरी नहीं है जितना उसमें पार्टिसिपेट करना। यानी कि ओलंपिक खेलों में पार्टिसिपेट तो करना चाहिए, बट उसमें ये नहीं है कि हाँ जीतना ही है, 101% जीतना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे कोई जीत गया तो ठीक है, लेकिन नहीं जीता तो कोई इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है, क्योंकि जीतना इतना ज़रूरी नहीं है उसमें। बट इतना ज़रूरी ये है कि पार्टिसिपेट करना उसमें ज़्यादा ज़रूरी है। जीतने से ज़्यादा ज़रूरी है पार्टिसिपेट करना, उसमें जो भी भाग ले रहा है। जीवन में सबसे बड़ी बात भाग लेना नहीं है, संघर्ष है। यानी कि जीवन में, हमारी लाइफ में जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमने भाग लेना नहीं होती जीवन में सबसे बड़ी बात। यानी कि पार्टिसिपेट करना सबसे बड़ी बात नहीं होती, बल्कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि संघर्ष है। यानी हम कितनी मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। हमने पार्टिसिपेट कर लिया ठीक है, लेकिन हम उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, हमने कितना संघर्ष किया है उसके लिए, कितना हार्ड वर्क किया है हमने। सबसे महत्वपूर्ण बात जीत की कामना करना नहीं, बल्कि अच्छी तरह लड़ना है। बिल्कुल सही बात है कि हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि जीत की कामना करना नहीं, बल्कि अच्छी तरह लड़ना होता है। हम ये नहीं सोचे कि हमने पार्टिसिपेट किया तो हम 100% जीत के ही आए, यानी कि हम जीत जाएँ, ये कामना ना करें। हम इतनी इच्छा ना रखें जीतने की, बल्कि इस तरीके की इच्छा रखें कि हम अच्छी तरह उसमें प्रदर्शन दिखाएं, अपना परफॉर्मेंस अच्छी तरह से दिखाने की हिम्मत होनी चाहिए। जीतने की वो नहीं करनी चाहिए कामना, अपना परफॉर्मेंस अच्छी तरह, अपनी अच्छी तरह से उसमें जिस भी चीज़ में लड़ने की इच्छा होनी चाहिए। अब 4th है हमारा ओलंपिक के उद्देश्य। ओलंपिक के उद्देश्य के बारे में समझते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओलंपिक। तो इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, 5 पॉइंट दे रखे हैं, इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट है प्रतियोगिताओं में निष्ठा, भाईचारा और टीम भावना जागृत करना। बिल्कुल सही बात है कि अगर जैसे ओलंपिक हो रहे हैं तो ओलंपिक में जो भी प्लेयर, खिलाड़ी जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें भाईचारा होना चाहिए। टीम जो है, टीम में एक दूसरे से बातचीत होनी चाहिए, उन सभी जो भी टीम होगी उनमें आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, एकता होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। ठीक है, इसकी भावना जागृत करनी चाहिए, इसके उद्देश्य में आ जाता है। विश्व के सभी राष्ट्रों का ध्यान शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम के मूल्यों को समझाने के लिए। अब ये ओलंपिक का जो मेन उद्देश्य क्या हो जाता है, एक तो भाईचारा कायम हो जाए, हर किसी में, हर कंट्री के उसमें भाईचारा बना रहे, आपस में एकता बनी रहे, और जो वर्ल्ड के जो भी अलग अलग राष्ट्र हैं, अलग अलग जो भी स्टेट हैं, उनमें शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन के कार्यक्रम के मूल्य को समझाने के लिए, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसका ये भी एक उद्देश्य हो जाता है ओलंपिक का। युवाओं के व्यक्तित्व, चरित्र, नागरिकता के गुणों का विकास करना। यानी कि जो युवा होते हैं, जो यूथ होते हैं आजकल के,
उनके लिए जो जवान होते हैं उनके व्यक्तित्व, उनका जो नेचर है, उनकी जो जैसा वो अपना मतलब हम कह सकते हैं उनकी किस तरीके की भावना है, उनका किस तरीके का नेचर है, उनके गुणों का विकास करना कि उनका नेचर एक दूसरे से मिल सके, उनमें एकता बनी रहे और उनका नेचर अच्छी तरीके से हो सके कि वो दूसरे कंट्री के लोगों से भी अच्छी तरीके से भाईचारा एकता बना के बात कर सकें। और फोर्थ है अंतर्राष्ट्रीय मैत्री भावना व शिक्षा का विकास करना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मैत्री भावना भी आ जाए, यानी कि जो दूसरे कंट्री के जो लोग होते हैं, जो दूसरी कंट्री के प्लेयर होते हैं, उनसे भी दोस्त बनाने की भावना, मैत्री भावना और उनसे शांति का विकास करना, एकदम उसमें कंट्रोल में रह सकता है। फिफ्थ है खिलाड़ियों में अच्छी आदतों का निर्माण करना, जो प्लेयर्स हैं उनमें अच्छी आदत आ सकें, एक दूसरे से सम्मान की भावना आ सके ताकि वे खुशहाल और स्वस्थ जीवन बिता सके। ओलंपिक का एक ये वाला भी उद्देश्य है कि जो भी प्लेयर्स होते हैं, खिलाड़ी जो भी ओलंपिक में भाग लेते हैं, उनमें भाईचारे की भावना, अच्छी आदत आ सके, वो एक दूसरे से घुल मिल के अच्छी तरीके से बात कर सकें, अपने से दूसरी कंट्री के लोगों से भी वो अच्छी तरीके से बात कर सकें और वो ताकि वो खुशहाल रहें और अच्छा जीवन जी सकें और वो स्वस्थ रहें, उनकी हेल्थ सही रहे। ठीक है, अब बात करते हैं ओलंपिक मूल्य के बारे में। तो ओलंपिक मूल्य में क्या है, यदि हम ओलंपिक खेलों के उद्देश्य की तरफ देखें तो पता चलता है कि पैराडी कॉबर्टिन ओलंपिक खेलों के द्वारा मूल्य को विकसित करना चाहते थे। बिल्कुल सही बात है, ओलंपिक आंदोलन के द्वारा निम्नलिखित मूल्यों को विकसित किया जा सकता है। अच्छा, अब बेसिकली इसमें क्या लिखा है, ओलंपिक मूल्य का यह मतलब होता है कि अगर हम ओलंपिक खेलों के जो उद्देश्य हैं, यानी ये क्यों चलाए गए, इसकी तरफ देखें। अभी हमने उद्देश्य पढ़ा क्यों चलाए गए, भाईचारा कायम करने की वजह से खिलाड़ियों में एकता बनी रहे ताकि वो खिलाड़ी खुशहाल रहें, एक दूसरे के जो कंट्री के लोग हैं, दूसरे कंट्री के लोग, वो आपस में उनमें एकता की, सम्मान की भावना रहे, इसलिए चलाए गए थे। तो उद्देश्य की अगर हम तरफ देखें तो हमें ये पता चलता है कि जो पैराडी कॉबर्टिन है, उन्होंने जो ओलंपिक खेलों की जो स्टार्टिंग करी है, उनके द्वारा उन्होंने जो स्टार्टिंग करी है उसके द्वारा उन्होंने ये कहा है कि जो मूल्य है ना वो विकसित हो जाए, मूल्य को विकसित करना चाह रहे थे वो, इसलिए यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री के लोगों में वो एकता बनाना चाह रहे थे। ओलंपिक आंदोलन के द्वारा निम्नलिखित मूल्यों को विकसित किया जा सकता है। ठीक है, अब वो कौन कौन से मूल्य हैं। फर्स्ट है मित्रता बनती है। ठीक है, जैसे ओलंपिक आंदोलन ऐसे कई अवसर प्रदान करते हैं जिनके द्वारा न केवल खिलाड़ियों बल्कि राष्ट्र के मध्य भी मैत्री विकसित होती है, यानी कि मित्र बनते हैं। सबसे पहला मूल्य ये है कि आपस में जो खिलाड़ी हैं उनमें मित्रता बनती है, वो एक दूसरे को दोस्त बनाते हैं जब वो आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं। और क्या है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के जो खिलाड़ी होंगे या जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के लोग होंगे, वो भी आपस में अपने अलग अलग कंट्री के लोग वो भी अपने आपस में मित्रता, फ्रेंडशिप बनाए रखेंगे, अपनी दोस्ती बनाए रखेंगे। तो ये इसमें लिखा है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ ताकि इसमें जो है काफ़ी टाइम ना लगे, क्योंकि फिर काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। आप खुद लिख सकते हैं इसके बारे में, तो हिंदी में लिखना है, आप आराम से कुछ सोच के लिख सकते हैं, आप एक बार रीड भी कर लीजिएगा इसको। सेकेंड है भाईचारा कायम करना। ओलंपिक आंदोलन से भाईचारे को बढ़ाने में भी मदद मिलती है, यानी कि अगर ओलंपिक आंदोलन होंगे तो क्या होगा, भाईचारा बढ़ेगा, आपस में एक दूसरे को दोस्त समझेंगे, आपस में एक दूसरे से भाईचारा कायम करेंगे, अपने से दूसरे खिलाड़ियों को अपना भाई समझेंगे, उसमें इतनी ज़्यादा एकता की भावना आ जाएगी। तो एक तो ये है कि भाईचारे को बढ़ाने में भी मदद मिलती है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे, एक से दूसरी कंट्री के लोग मिलेंगे तो उनमें भाईचारा कायम होगा। तो क्या है, अलग अलग राष्ट्र के जो खिलाड़ी हैं वो खेलने आते हैं तो आपस में वो मिलते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो उनमें क्या होगी, उनमें एकता की भावना आएगी, तो इस वजह से इनमें भाईचारा भी कायम होगा। थर्ड है निष्पक्ष खेल। अब इसमें क्या है, ओलंपिक खेल निष्पक्षतापूर्वक खेलों के अवसर को बढ़ाते हैं। ये खेल न्याय पर आधारित होते हैं, यानी कि बिल्कुल न्याय पर आधारित होते हैं, बिल्कुल इंसाफ पर आधारित होते हैं ये वाले खेल। इसलिए प्रत्येक खिलाड़ी जो है या जो एक पर्टिकुलर हम कह सकते हैं पर्सन जो कि प्लेयर है और एक पर्टिकुलर टीम, उनके साथ न्याय होना चाहिए, उनके साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं होती ओलंपिक में जो न्याय ना हो, जिसमें कोई इंसाफ ना हो, यानी कि बिल्कुल इंसाफ को देखा जाता है, बिल्कुल सही तरीके से जो जीता है उसको ही करा जाता है, जो हारा है उसको टीम से, ऐसा होता है। मतलब बिल्कुल ऐसी बात कुछ नहीं होती जिसमें उनको न्याय ना मिल रहा हो। ठीक है, हर चीज़ में उनको न्याय मिलता है, कोई न्याय पर ही आधारित होते हैं वो पूरे। इसलिए प्रत्येक खिलाड़ी और टीम के साथ न्याय होना चाहिए, हर टीम पर नियमों के निष्पक्ष रूप से लागू करना चाहिए। नियम के अकॉर्डिंग देखा जाता है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसी के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि कौन सी टीम जीती है, किसको क्या करना है। ठीक है, किसी टीम तथा खिलाड़ी की तरफ किसी प्रकार का झुकाव नहीं करना चाहिए कि किसी टीम की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव हो जाए या कोई टीम चाहिए तो उसको जिता दें, ऐसा कुछ नहीं होता। खेल अधिकारियों की कथनी व करनी एक होनी चाहिए, यानी कि क्या जो खेल के अधिकारी हैं
जो मतलब हम कह सकते हैं जो कोच हैं, कोच यानी कि जो गेम्स खिलाते हैं, उनके जो कोच हैं वो बिल्कुल एकदम सही तरीके से करते हैं कि उनमें न्याय हो जाए, टीमों में कोई ऐसा अन्याय ना हो। अब फोर्थ है हमारा भेदभाव से मुक्ति, यानी कि अगर किसी में भेदभाव है तो उससे मुक्ति भी मिलती है। कॉबर्टिन द्वारा सुझाए गए उद्देश्यों में ये कहा गया है कि जाति, नस्ल व धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी कि ओलंपिक खेल जो हैं वो भेदभाव से मुक्ति के गुण को बढ़ाते हैं। यानी कि इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, अगर आपको पढ़ना है आप खुद भी लिख सकते हैं अगर एग्ज़ाम में आ जाता है। वैसे तो वन वर्ड वाले आएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मतलब सही रहेगा अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसमें क्या है, भेदभाव से मुक्ति होती है। भेदभाव यानी कि अगर किसी जाति, किसी धर्म में कोई ऐसा इंसान है जो अपनी जाति के मानता है कि हाँ मेरी जाति बहुत अच्छी है और किसी दूसरे की जाति बहुत बुरी है, या फिर वो ऐसा मानते हैं कि हाँ मेरा धर्म अच्छा है और दूसरे का धर्म बुरा है। लेकिन जब वो ओलंपिक में आता है, वो गेम खेलता है, तो उसमें किस तरीके की भावना होती है, उसमें होती है एक दूसरे की जाति, एक दूसरे के धर्म, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता वहाँ पर। यानी कि अगर ऐसा नहीं होता कि हाँ कि किसी जाति को जो है वो बहुत ज़्यादा उच्च दर्जा दे दिया जाए और किसी धर्म को बहुत उच्च दर्जा दे दिया जाए और दूसरे धर्म के जो दूसरी जाति के या दूसरे धर्म के जो लोग होंगे उनको जिताया ना जाए या उनको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, भाग लेने में पाबंदी हो, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें हर कोई भाग ले सकता है। इसमें जाति, धर्म, इस पर बिल्कुल भेदभाव नहीं होता। भेदभाव से बिल्कुल मुक्त होते हैं ये जो ओलंपिक गेम होते हैं, क्योंकि जो प्लेयर्स होते हैं वो अलग अलग, उनसे अलग अलग धर्म के होते हैं, अलग अलग जाति के होते हैं, अलग अलग कंट्री से होते हैं, बिलोंग करते हैं, अलग अलग नस्ल से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता वहाँ पर, और इस तरीके से खेला जाता है कि सब बस एक हैं, सब में एकता बनानी होती है, भेदभाव को बिल्कुल दूर रखा जाता है इनमें। फिफ्थ है उत्कृष्टता। तो इसमें क्या होता है, यह मूल्य प्रतीक व्यक्ति को खेल मैदान पर या मैदान से बाहर भी अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी कि इसमें यही होता है कि मूल्य प्रतीक ये मूल्य प्रत्येक हर व्यक्ति को खेल के मैदान पर, इसका मतलब होता है कि हर पर्टिकुलर एक जो भी प्लेयर है उसको या फिर उसको जो है खेल के मैदान पर, ग्राउंड पर या फिर मैदान के बाहर भी अपना अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए प्रोत्साहित करता है। उनको ये मतलब उनको वो दिया जाता है, उनको भरोसा दिलाया जाता है कि हाँ अच्छा प्रदर्शन करें वो। और सिक्स्थ है आदर। एक दूसरे में आदर की भावना, सम्मान की भावना बनती है, एक दूसरे में रिस्पेक्ट की भावना आती है। अगर ओलंपिक का ये मूल्य प्रतिभागियों और खिलाड़ीपन की भावना को प्रदर्शित करने के लिए प्रेरित करता है। प्रत्येक खिलाड़ी को अपना व अपने शरीर का आदर करना चाहिए। किसी भी ड्रग्स या नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी कि जो भी कोई प्लेयर है उसको किसी भी नशीली पदार्थ का वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से अगर वो ड्रग्स या फिर कुछ ऐसी नशीली पदार्थ का सेवन करेगा तो उसको अच्छा परफॉर्मेंस वो नहीं कर पाएगा। इसलिए इससे दूर रहा जाता है। जो खिलाड़ी होते हैं ना, उनको इस तरीके के किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं लेनी चाहिए जब वो मैच खेल रहे हो, या वैसे भी नहीं लेनी चाहिए। तो सही नहीं होती ना अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। तो यही है कि ओलंपिक जो भी खिलाड़ी होते हैं उनको इस तरीके की चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, और उनको अपनी जो हेल्थ है, अपनी जो स्वास्थ्य है उसको बिल्कुल अच्छा मेनटेन रखना चाहिए। उनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो अच्छा प्रदर्शन दिखा पाएँ, अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर पाएँ। साथ ही खेल के नियमों और विरोधियों व वातावरण का भी आदर करना चाहिए। भी खेल में जो भी खिलाड़ी होंगे, जो भी मतलब हम कह सकते हैं जो भी टीम होगी, उनको ये उनके जो भी गेम में नियम है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसका ध्यान रखना चाहिए। किसी भी नियम को नहीं तोड़ना चाहिए, किसी भी नियम के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और हर चीज़ के हर नियम का, हर वातावरण जो भी वहाँ पर जिस तरीके का इन्वायरमेंट होगा उसमें रहना चाहिए, उसमें घुल मिलना चाहिए, अपनी नहीं चलानी चाहिए। और जो भी वहाँ के रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन माने और उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो सके। अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट, जो कि हमारा 7th है, लास्ट है, मूल्यों के बारे में। मित्रता, भाईचारा, निष्पक्ष खेल या भेदभाव से मुक्ति। तो इसमें ये कहा जा सकता है कि ओलंपिक आंदोलन इस मूल्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो ओलंपिक आंदोलन होते हैं वो इस मूल्य के विकास में बहुत ज़्यादा, मतलब इस चीज़ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किस चीज़ में? भाईचारा कायम करने में, एक दूसरे में मित्रता कायम करने में, भेदभाव को दूर करने में, इस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन ओलंपिक खेलों का एक नकारात्मक पहलू भी है, लेकिन एक नेगेटिव भी है, नेगेटिविटी भी है इसमें एक ओलंपिक खेलों में। अब वो क्या है जो देखने में आया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि पैराडी कॉबर्टिन के सपने साकार होते प्रतीत नहीं हो रहे हैं, कि उनके जो सपने थे कि सब में भाईचारा, मित्रता कायम हो जाए, भेदभाव ना रहे किसी भी देश के, मतलब किसी भी कंट्री के जो भी प्लेयर्स होंगे,
लेकिन इनका जो सपना है वो साकार होते हुए प्रतीत नहीं दिख रहा है, क्योंकि ओलंपिक खेलों में कुछ देश इसलिए भाग लेते हैं ताकि वह खुद को ये सिद्ध कर सके कि वह सबसे ऊपर है। अब देख रहे हैं आप कि मतलब कुछ जो देश हैं वो इसलिए ही पार्टिसिपेट करते हैं, उनका मोटिव यही होता है, मेन मोटिव पार्टिसिपेट करने का, कि वो दूसरे देशों को नीचा दिखा सके और अपने आप को ये दिखा सके कि हाँ हमारा देश बहुत ऊंचा है और हम बहुत ऊंचे अच्छी तरीके से खेलते हैं, और दूसरे देशों को वो नीचा दिखा सके। और जो ये ओलंपिक गेम है उनकी स्टार्टिंग क्यों हुई थी? उनकी स्टार्टिंग इसलिए हुई थी ताकि सब में एकता की भावना बने, भाईचारे की भावना बने। लेकिन जो कुछ देश हैं वो इस तरीके की बात करते हैं तो ये फिर गलत हो जाता है, इसलिए उनके सपने साकार होते हुए नहीं दिख रहे हैं पैराडी कोबर्टिन के इस वजह से, क्योंकि कुछ देश जो हैं वो अपना मोटिव वो यही रखते हैं भाग लेने का, पार्टिसिपेट करने का ओलंपिक में, ताकि वो खुद को बहुत ज़्यादा ऊंचा दिखा सकें और अपने आप को सबसे ऊपर सिद्ध कर सकें, और जो दूसरे देशों के आगे वो बहुत आगे आ सके कि हमारा देश बहुत अच्छा है, सबको वो नीचा कर दें। इन मूल्यों के लिए ये भी एक झटका है जब 1980 के मास्को ओलंपिक व 1983 के लॉस एंजेलिस ओलंपिक में विश्व के कुछ देशों ने बहिष्कार किया था। उपरोक्त मूल्यों को विकसित करने में ओलंपिक फेल हो चुका था, यानी कि ओलंपिक क्या फेल हो चुका था? इन मूल्यों को, मित्रता, भाईचारा, इसकी स्टार्टिंग इसलिए हुई थी कि भाईचारा कायम हो सके, लेकिन ये कुछ कंट्री के जो लोग थे, कुछ देश के लोग, वो इस तरह की हरकत करने लगे, अपने देश को ऊंचा दिखाने लगे, तो इसलिए ये कायम नहीं हो सका, ये फेल हो चुका। ओलंपिक का जो मकसद था ना वो अभिव्यक्ति रखनी चाहिए, यानी कि हमें पॉजिटिविटी रखनी चाहिए अपने ओलंपिक आंदोलनों की तरफ, ताकि इन मूल्यों को विकसित किया जा सके, ताकि जो पैराडी कोबर्टिन के जो मूल्य हैं, जो उनके उद्देश्य हैं ओलंपिक को चालू रखने के, कि भाईचारा कायम हो सके, एकता कायम हो सके, किसी भी चीज़ के भेदभाव ना रहे, भेदभाव से मुक्ति रहे, इस चीज़ को हम बढ़ावा दे सकें, उनका सपना हम साकार कर सकें, इस तरीके की हमें भावना रखनी चाहिए। और ओलंपिक आंदोलन की तरफ हमें पॉजिटिविटी रखनी चाहिए, ताकि जो उनके सपने थे उनको हम विकसित कर सकें, उनको बढ़ा सकें। अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा 2.3 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ। तो इसके बारे में समझते हैं कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होती है वो कब स्टार्ट हुआ है और उसके किसने स्टार्टिंग करी और उसके क्या क्या काम होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक यानी कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक्स होते हैं उसके बारे में समझते हैं। ओलंपिक खेलों को पुनर्जीवित करने का जो उद्देश्य है वो 23 जून यानी कि 23 जून 1896 ईस्वी को बैरन डी कोबर्टिन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई। बेसिकली आप ये समझिए कि जो पहले ओलंपिक चलते थे ना, यानी कि जो प्राचीन ओलंपिक थे उसको बंद करवा दिया गया था, यानी जो पहले के ओलंपिक चलते थे उसको कोई वहाँ पर राजा आया और उसने उसको अच्छा नहीं लगा और उसने क्या करा, उस ओलंपिक को बंद करवा दिया। बट पैराडी कोबर्टिन ने क्या करा, इन्होंने इतनी मेहनत करी और इनकी मेहनत की वजह से इन्होंने दोबारा से इसको पुनर्जन्म दिया, यानी कि ओलंपिक को दोबारा से स्टार्ट किया। यानी जो आज आधुनिक ओलंपिक चलते हैं वो सिर्फ जो सारा क्रेडिट है वो इनको ही जाता है, दोबारा से स्टार्टिंग इन्होंने की थी। अब जो पहले ओलंपिक थे वो कब, जो प्राचीन ओलंपिक थे हमने पढ़ा था ऊपर कि 776 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुए थे, यानी कि 776 में। बट जो 776 वाले जो ओलंपिक थे वो तो स्टार्ट हुए, लेकिन वो किसी शासक ने, कोई राजा आया वहाँ पर और उसने बंद करवा दिया। उसको अच्छे नहीं लगे कि सब में भाईचारा बने रहे, क्या हुआ उसने बंद करवा दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर पैराडी कोबर्टिन ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, बहुत मेहनत करी, दोबारा से इसको स्टार्ट किया। और कब स्टार्ट किया, 23 जून 1894 ईस्वी को। ठीक है, ये आपको याद रखनी है डेट। कहीं कहीं 1894 होता है, कहीं 1896 भी होता है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये वाले डेट है 23 जून 1894, इसमें इसकी स्टार्टिंग हुई, दोबारा से पुनर्जन्म हुआ, रीबर्थ हुआ ओलंपिक का, इंटरनेशनल ओलंपिक का। और वो किसने किया, पैराडी कोबर्टिन ने, और उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई, इनके द्वारा ही इसकी स्थापना हुई। इस संघ का जो मुख्य उद्देश्य होता है, इस कमेटी का जो मुख्य मोटिव होता है, हम ये कह सकते हैं उसका जो मोटिव है वो यही है कि इसका दोबारा से विस्तार हो, ओलंपिक दोबारा से स्टार्ट किए जाए और आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करना था। यानी जो आज के ओलंपिक चलते हैं ना उसकी स्टार्टिंग करनी थी, इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का। आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की आधुनिक ओलंपिक खेलों की गवर्नर बॉडी, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है ना, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उसकी जो आधुनिक हम कह सकते हैं आज की जो ओलंपिक है, यानी कि जो आज के ओलंपिक खेल होते हैं उसकी गवर्निंग बॉडी है वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, क्योंकि उसी के द्वारा स्टार्ट हुए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के द्वारा ही तो आज हम ओलंपिक खेल पा रहे हैं, उन्होंने स्टार्ट किए थे जब भी तो आज ओलंपिक चल रहे हैं आज के टाइम में, तो इसलिए वो उसको कहते थे कि वो गवर्निंग बॉडी है इसकी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आधुनिक ओलंपिक खेलों की।
अब नेक्स्ट लाइन में है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में, स्विट्ज़रलैंड के लोसाने में। स्विट्ज़रलैंड एक जगह है, स्विट्ज़रलैंड में एक क्या है, एक स्टेट है, एक जगह है जिसका नाम है लोसाने। तो लोसाने में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय है। इंटरनेशनल ओलंपिक का जो हम कहते हैं, इस इंटरनेशनल ओलंपिक का जो है मुख्यालय किस में है? स्विट्ज़रलैंड के लोसाने में। ये आपको याद रखना है, वन वर्ड में पूछा जा सकता है। इस समिति में 105 सक्रिय सदस्य होते हैं और 32 मानद सदस्य होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, सक्रिय सदस्य और मानद सदस्य। ठीक है, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है वो अलग अलग समितियों के साथ कार्य करती है, अलग अलग समिति के साथ। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है वो किस किस के साथ कार्य करती है? प्रबंधन समिति कहते हैं हम मैनेजमेंट जो करती है, यानी जो खेलों को मैनेज करती है, सारा मैनेजमेंट खेलों की जो करती है वो मैनेजमेंट वाली समिति करती है, यानी कि प्रबंधन समिति। प्रबंधन का मतलब ही मैनेजमेंट होता है, तो इससे ही आप नाम से समझ जाएंगे। खिलाड़ियों, राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों, अंतर्राष्ट्रीय खेल संघों तथा संयुक्त राष्ट्र जैसी अनेक संस्थाओं के साथ मिलकर, यानी कि अलग अलग संस्थाओं के साथ ये मिलकर कार्य करती है। बेसिकली आप इतना समझिए कि इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी होती है वो अलग अलग कमेटीज़ के साथ मिलकर, अलग अलग संघ के साथ मिलकर काम करती है, क्योंकि इतनी बड़ी ये पूरे विश्व में खेली जाती है, तो अकेले तो ये सारा काम नहीं कर संभाल सकती, तो इसलिए अलग अलग कमेटीज़ के साथ मिलकर कार्य करती है। अंतर्राष्ट्रीय समिति में विभिन्न देशों के सदस्य शामिल होते हैं, यानी कि हर अलग अलग देश से सदस्य आते हैं और अलग अलग देश के सदस्य जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं, जो कि निम्नलिखित प्रकार से हैं। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से सदस्य हैं, किस प्रकार से हैं। तो प्रशासनिक बोर्ड यानी कि जो गवर्निंग काउंसिल है उसके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के विभिन्न देशों से सदस्य शामिल होते हैं। वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट की बात करें तो इसके 15 सदस्य हैं, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक चलते हैं उसके टोटल 15 मेंबर हैं। 15 कौन कौन से? एक तो होता है जो सबसे हेड होता है, जिसको हम कहते हैं ना कि स्कूल का प्रिंसिपल है। तो इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक होते हैं उसका एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष यानी एक प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, जिसको प्रधान कहा जाता है, प्रेसिडेंट कहा जाता है। उसके बाद 4 उपाध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष यानी जो प्रेसिडेंट से छोटे होते हैं, जिसको उपाध्यक्ष यानी कि उप प्रधान या वाइस प्रेसिडेंट कहा जाता है। ठीक है, कहते हैं ना ये हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं, ये वाइस प्रिंसिपल हैं, यानी उससे छोटे वाले हैं। इसी तरीके से यहाँ पर एक प्रेसिडेंट होता है, एक प्रेसिडेंट होगा और उसके 4 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये 5 हो गए, तो 15 किस तरीके से, और 10 कौन है? 10 कार्यकारी सदस्य होते हैं। ठीक है, कार्यकारी सदस्य वो 10 होते हैं। तो ये कितने हो गए? टोटल 15 हो गए। 15 सदस्य होते हैं प्रेजेंट में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के। एक कौन? एक प्रेसिडेंट, प्रधान और 4 उसके वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उप प्रधान और 10 कार्यकारी सदस्य। तो 10, 4 और 1 कितने हो गए? 15 हो गए टोटल सदस्य। तो बात करते हैं प्रधान के बारे में यानी प्रेसिडेंट के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के जो प्रधान का निर्वाचन संघ के सदस्य द्वारा किया जाता है, यानी कि जो इसके प्रधान होते हैं, यही सारा मेन जो होते हैं वो हेड इसी को तो कहते हैं, जो प्रधान होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, तो यही संभालते हैं। निर्वाचन संघ के जो सदस्य द्वारा किया जाता है। प्रधान का निर्वाचन 8 वर्ष की अवधि तक के लिए किया जाता है, यानी कि प्रधान की जो चुनाव होते हैं ना प्रधान के कि कौन प्रधान बनेगा, उसका 8 वर्ष की अवधि के लिए, यानी कि 8 साल तक फिर जो प्रधान का चुनाव कर लेता है, एक प्रधान जो बनता है वो 8 साल तक बना रहता है। इस अवधि को केवल एक बार 4 साल के लिए बढ़ाया जाता है, यानी कि हर 4 साल बाद ओलंपिक होते हैं, तो इसको 4 साल बाद बढ़ाया जाता है इस टाइम को। अब सेकंड बात करते हैं उप प्रधान, यानी कि जो जिसको हम उप अध्यक्ष या फिर वाइस प्रेसिडेंट भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ में 4 उप प्रधान होते हैं। एक तो प्रधान हो गया, लेकिन उसके 4 वाइस प्रेसिडेंट यानी उप प्रधान 4 होते हैं। ये संघ के सदस्यों के लिए निर्वाचित संघ के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। जो संघ के यानी कि कमेटी के जो भी मेंबर है ना, वही इनको चुनते हैं कि उप प्रधान किसको बनना चाहिए, कौन इस लायक है जिसको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाए। तो इनका भी चुनाव होता है, इसलिए इनका जो निर्वाचन है, इसका निर्वाचन 4 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। जो प्रेसिडेंट बनता है वो तो 8 साल के लिए बन जाता है, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट बनता है, उपाध्यक्ष, उप प्रधान, तो ये कितने साल के लिए बनते हैं? 4 साल के लिए बनते हैं, यानी कि एक हर साल जब भी ओलंपिक होते हैं हर 4 साल बाद तो अलग अलग उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। अब थर्ड है हमारा एग्जीक्यूटिव बोर्ड। आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के कार्यकारी बोर्ड का चुनाव संघ के विभिन्न सदस्यों देशों द्वारा गुप्त मतदान के आधार पर किया जाता है, यानी कि एक वोट डालते हैं इनके लिए भी। हर किसी का चुनाव होता है, प्रधान का चुनाव होता है, 4 उप प्रधान का चुनाव होता है, प्रेसिडेंट का भी, वाइस प्रेसिडेंट का भी, और इनका भी चुनाव होता है। और इनका चुनाव कौन करते हैं? इनका चुनाव करते हैं अलग अलग देश के सदस्य। अलग अलग देश से इनका चुनाव किया जाता है कि 10 कार्यकारी सदस्य किसे बनाना चाहिए। तो कार्यकारी बोर्ड
बोर्ड अंतर्राष्ट्रीय संघ की व्यवस्था तथा इसके कार्य के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होता है। तो कार्यकारी में जो 10 होते हैं ना, 10 मेंबर जो कार्यकारी में आते हैं, वो इस खेल की सारी चीज़ों का देख रेख करते हैं, यानी कि वो अलग अलग चीज़ों की खेल में हर चीज़ का प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट होता है, वो हर चीज़ करवाते हैं, मैनेज करवाते हैं खेल। अब बात करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि 2.4 भारतीय ओलंपिक संघ, जिसको हम इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कहते हैं इंग्लिश में। आई होप आपको जो इंटरनेशनल ओलंपिक के बारे में बताया वो अच्छे से आपको समझ आ चुका होगा। मैं कोशिश कर रही हूँ आपको अच्छे से समझ आ सके, बिकॉज ये ऐसा टॉपिक है ना, टॉपिक या फिजिकल एजुकेशन ऐसा है, मैं कोशिश करती हूँ समझाने की, क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, बट मैं फिर भी आपको कोशिश करती हूँ। मैंने चैप्टर 1 अपलोड किया था, थोड़ा अच्छे से समझाया था उसमें आपको, तो काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आपने काफ़ी अच्छे से समझाया, तो आप नेक्स्ट चैप्टर भी अपलोड करिए। तो मैंने फिर सोचा कि ठीक है कर देती हूँ, अगर आपको समझ आ रहा है तो। आई होप आपको ये भी समझ आ जाए अच्छे से। मेन मोटिव मेरा यही रहता है कि हर बच्चे को अच्छी तरीके से समझ आ जाए, एक एक डाउट क्लियर हो सके। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है आपका, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में आकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा बिल्कुल इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसके बारे में समझ लेते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में, या हम इसको भारतीय ओलंपिक समिति भी कह सकते हैं। ठीक है, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की जो स्थापना है, यानी कि जो इसकी जो स्टार्टिंग हुई वो कब हुई, 1927 में। 1927 में इसकी स्टार्टिंग हुई, ये आपको याद रखना है बिल्कुल, क्योंकि वन वर्ड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं। तो जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्टार्टिंग कब हुई थी, 1927 में। सर किसने करी थी इसकी स्टार्टिंग, सर दोराबाजी टाटा ने इस एसोसिएशन की स्थापना करी थी। ठीक है, ये आप याद रखना, 1927 में हुई थी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्टार्टिंग, और किसने करी थी, दोराबाजी टाटा ने। इस एसोसिएशन के संस्थापक प्रधान व डॉक्टर नोहरेन महासचिव बने, यानी कि कौन बने थे महासचिव, डॉक्टर नोहरेन इसके प्रधान बने थे, यानी कि प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर नोहरेन। सर दोराबाजी टाटा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम सदस्य भी नियुक्त हुए थे, यानी कि जो पहले सदस्य थे वो दोराबाजी टाटा नियुक्त हुए थे। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के पद अधिकारियों का चुनाव प्रत्येक 4 साल बाद होता है, यानी कि जो अधिकारी बनते हैं ना, जो हमने पढ़ा था कि एक प्रेसिडेंट होता है और 4 मतलब कि 4 कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, तो उनका जो चुनाव होता है वो हर 4 साल बाद होता है, जब भी खेल आयोजित होते हैं वाइस प्रेसिडेंट का। तो इस समिति के जो एक प्रधान थे और 9 उप प्रधान और 6 जो हैं वो सह सचिव और 1 महासचिव और 1 मानद कोषाध्यक्ष होता है। यानी कि जो इंडियन ओलंपिक होता है उसमें क्या होता है, उसमें इन सब के नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे कि एक तो प्रेसिडेंट होता है, 9 जो होते हैं वो उप प्रधान होते हैं, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। अब ये बात हो रही है इंडियन ओलंपिक की, जो भारत में सिर्फ ओलंपिक कराए जाते हैं, तो उसमें एक प्रेसिडेंट होता है, 9 यानी कि उप प्रेसिडेंट जिसको हम कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट होते हैं 9, और 6 जो होते हैं वो सह सचिव होते हैं, 1 महासचिव होता है, 1 मानद कोषाध्यक्ष होता है। तो ये सब इसमें होते हैं। इसके अलावा राज्य ओलंपिक समिति के प्रतिनिधि तथा राष्ट्रीय खेल समिति के 12 प्रतिनिधि शामिल होते हैं इसमें। कुछ समय पश्चात सर मतलब कुछ समय बाद क्या हुआ था, जो सर दोराबाजी टाटा है उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, कि उन्होंने ये कह दिया था त्याग पत्र में कि मैं हट रहा हूँ, यानी कि उन्होंने त्याग पत्र दे दिया अपना हटने का। सर दोराबाजी टाटा जी ने अध्यक्ष पद से, जो उनका अध्यक्ष पद था, जो वो अध्यक्ष थे, उनसे उन्होंने हटने के लिए त्यागपत्र दे दिया। इसके पश्चात पटियाला के फिर इसके बाद कौन बने थे, जब उन्होंने त्यागपत्र दे दिया हटने का, तो उसके बाद कौन बने, पटियाला के जो महाराजा थे, महाराजा कौन थे, श्री भूपेंद्र सिंह जी। ठीक है, इसके अध्यक्ष बने थे और उन्होंने पदभार संभाला था इसका। दोराबाजी टाटा के बाद कौन बने थे, जब उन्होंने त्यागपत्र दिया अध्यक्ष का, तो कौन बने अध्यक्ष, महाराजा श्री बने थे पटियाला के थे ये महाराजा श्री, जिनका क्या नाम था, भूपेंद्र सिंह जी, ये बने थे और इन्होंने इसका पदभार संभाला था। भारत ने पहली बार 1928 में, भारत में क्या हुआ था, 1928 में सबसे पहली बार एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में भाग लिया गया था। 1928 में जब क्या हुआ, इंडिया ने सबसे पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया, और 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक जब हुए तो उन्होंने इंडिया के प्लेयर्स ने उसमें पार्टिसिपेट कर लिया, और फिर क्या हुआ, वहाँ पर गोल्ड मेडल भी जीत के आए वो। जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया हॉकी में, तो उन्होंने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल भी जीता। तब से भारतीय ओलंपिक संघ और ओलंपिक आंदोलन के लिए एक सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। तो बेसिकली आपको यही मतलब जो ऊपर वाले पैराग्राफ में मैंने आपको समझाया ना, कि इन्होंने टाटा जी ने त्यागपत्र दे दिया, फिर पटियाला के महाराजा श्री आए, कब हुई थी इसकी स्टार्टिंग, सबसे पहले भारत ने कब लिया था, 1928 में एम्स्टर्डम में जब ओलंपिक हुए, फिर भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल भी जीता। ये सब आपको लिखना पड़ेगा।
अब बात करते हैं भारतीय ओलंपिक जो एसोसिएशन है इंडियन ओलंपिक की, क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या उसके मोटिव हैं करवाने के। तो भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के जो कार्य हैं, उद्देश्य हैं, वो यही हैं कि ओलंपिक आंदोलन को बढ़ावा देना। जो ओलंपिक आंदोलन है उसको बढ़ावा देती है, इस वजह से भारतीय ओलंपिक स्टार्ट हुए हैं। तो इसमें बेसिकली ये है, इतने सारे नियम दे रखे हैं, आपको सारे तो लिखने नहीं होंगे, आपको कुछ याद करने पड़ेंगे। तो अगर आप सारे याद करते जब तो आपको कुछ याद रहेंगे वहाँ पर। तो इस वजह से बस आप ये लिखना कि ओलंपिक आंदोलन को ये बढ़ावा देते हैं। भारतीय ओलंपिक का क्या काम है? ओलंपिक आंदोलन को बढ़ावा देना, खेल में विकास करना, और अगर कोई अपना गलत नेचर रखता है खेल के प्रति तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करना, और जैसे युवाओं के प्रति उनकी सुरक्षा करवाना, उनको शिक्षा में बढ़ावा देना, उनके हर चीज़ की उनको शिक्षा आ सके और युवाओं के नेचर का भी विकास हो सके, उनका चरित्र अच्छा हो सके। ये सारे इनके कार्य होते हैं, ये सभी कार्य हैं, बहुत सारे इसके कार्य होते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के कार्य क्या हैं, इसको पढ़ लेते हैं। मतलब बेसिकली ओलंपिक का मतलब यही होता है कि किसी भी, जैसे 13 पॉइंट में लिखा हुआ है ना, जाति धर्म रंग के भेदभाव को मिटाना। ओलंपिक का मेन मोटिव यही रहा है हमेशा से कि किसी भी तरह का भेदभाव ना आ सके और हर किसी में एक से दूसरे देश के लोगों में एकता बनी रहे, यूनिटी बनी रहे। ठीक है। और भारतीय ओलंपिक संघ के कार्य पढ़ लेते हैं। ओलंपिक आंदोलनों को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी खेलों का आयोजन करवाना, ये सभी हम पढ़ चुके हैं। बेसिकली यही है हर किसी में। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले जो खिलाड़ी उनका नाम से जाना और उन्हें समर्थक देना, सभी संस्थानों व भारत सरकार के बीच तालमेल बनाए रखना, उनमें आपस में जो है अच्छा कनेक्शन बना रहे, राज्यों के विभिन्न खेलों पर नियंत्रण रखने वाले राज्य संस्थाओं, राज्य ओलंपिक संस्थाओं तथा राष्ट्रीय संस्थाओं में संबंध स्थापित करना, यानी कि जो राज्य के अलग अलग खेल के जो खेल में जो नियंत्रण रखती हैं ना संस्थाएं, कमेटीज़, और जो भी अलग अलग संस्था होती हैं, जैसे कि राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था या राष्ट्रीय संस्थाओं से संबंधित जो भी अलग अलग संस्थाएं होती हैं, उन सभी पर अपना नियंत्रण रखना। ठीक है, ये सभी इसके कार्य में आ जाते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वीडियो लंबी हो गई है बट आपको अच्छे से समझाया है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आगे पूछ सकते हैं। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो से थोड़ा सा बेनिफिट मिला तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।